दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि बहुत बुरी तरह फेल हुए और इन मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर जो अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद भी जो आउटपुट था वो ज़ीरो था। उसके पीछे क्या दिमाग थे, उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चले कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक टाइमली पहुंच सके। इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 1 पर है इंटरस्टेट H3 प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप के साथ साथ चलती हुई एक सड़क है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि अक्सर लोग इसकी खूबसूरती में खोकर हादसात का भी शिकार हो जाते हैं, जो कि इसका ड्रॉबैक है। वो जगह ही ऐसी प्यारी है जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। और इसका जो सबसे पहले आइडिया दिया गया था वो था 1960 में इसका आइडिया दिया गया था और उस वक़्त एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने इसको बहुत रेजिस्ट किया और ये कहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो मैसिव अर्बनाइजेशन लेके आएगा हमारे इलाके में, और जिसकी वजह से उस टाइम तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन 26 साल बाद 1986 में एनवायरमेंटल ग्रुप्स को खामोश करवा दिया गया था कांग्रेस के ज़रिए से। यहाँ पर यह बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी $250 मिलियन, बट एक्चुअली इसके ऊपर $1.3 बिलियन इसके ऊपर कॉस्ट आई। और दुनिया की सबसे महंगी रोड भी इसको तस्वर किया जाता है क्योंकि $50 मिलियन जो है वो पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट आ जाती है, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी सड़क की तामीर के ऊपर जो पैसे दिए जाते हैं वो इसको दिए गए। और यहाँ पर आपको ये बात भी बताता चलूँ कि मेरीन बेस की वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसको डाउनटाउन से कनेक्ट नहीं किया जाता है और जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर जाना पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि जाहिर है जब डाउनटाउन तक जाएगी नहीं तो लोग यहाँ पर सफ़र क्यों करेंगे। और जो मकामी लोग हैं वो भी इस सड़क के ऊपर एहतजाजन जब से बनी है वो इस सड़क के ऊपर ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब ये सड़क बन रही थी तो हमारे बहुत से मजहबी मुक़द्दस मकामात को गिरा दिया गया था, जिसकी वजह से हम एहतजाजन आज भी इस सड़क के ऊपर नहीं ट्रैवल करेंगे। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को एक फेल प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 2 पर है सिउदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट स्पेन। अब स्पेन एक ऐसी जगह है जो कि प्राइम ट्रैवल डेस्टिनेशन है यूरोप की, और एयरपोर्ट बनाने के पीछे जो आइडिया था वो यही था कि लोकल्स और इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। जो मेन एयरपोर्ट है मैड्रिड का वो वहाँ पर जो रश है उसको कम किया जा सकेगा। यहाँ पर आपको ये बात भी बताता चलूँ कि सिउदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट के पास यूरोप का सबसे लंबा रनवे मौजूद है और ये एयरपोर्ट सालाना 2 मिलियन लोगों को हैंडल करता है, जबकि मैड्रिड का मुकाबले में ये जो रेशो है ये बहुत कम है जो कि 70 मिलियन लोगों को हैंडल करता है। और 2009 में ये प्रोजेक्ट जो था वो ऑपरेशनल हुआ था। इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल होने की जो कॉस्ट थी वो थी 1.3 बिलियन यूरोस, और 2009 से लेके 2012 तक इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली जो कंपनी थी उसने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी थी। जैसा कि इसके नाम में भी सेंट्रल एयरपोर्ट आता है, लेकिन ये सिटी के सेंटर में मौजूद नहीं है बल्कि ये मैड्रिड से 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस वजह से लोग 200 किलोमीटर दूर उतरना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर उन्होंने 200 किलोमीटर दूर उतर के भी वापस शहर तक जाने के लिए अगर टैक्सी या ट्रेन का ही सहारा लेना है तो वो 200 किलोमीटर दूर क्यों उतरें। आखिर कोई पर्क्स या बेनिफिट्स कोई उनको ऑफ़र किया जाए तो फिर ही फ़ायदा है, तो ये वो भी नहीं करते थे। कुछ ही सालों में ये प्रोजेक्ट जो था वो फेल प्रोजेक्ट के तौर पर तस्वुर किया जा रहा था, क्योंकि इसने जब बैंकरप्सी दायर कर दी थी उसके बाद 2013 में ये ऑक्शन के लिए चला गया था और फिर मोस्ट अबंडेंट लोकेशन के तौर पर भी इसको देखा जा रहा था। एयरपोर्ट का मकसद यही है कि वहाँ पर लोग आएँ, पैसेंजर्स आएँ, वहाँ पर जो आमदोरफ्त है वो ज़्यादा हो। तो जब वहाँ पर कोई जाने को तैयार नहीं था तो एक टीवी शो टॉप गियर के नाम से, जहाँ पर हम देखते हैं कि गाड़ियों के रिव्यूज़ आते हैं, और 2014 में उन्होंने अपना ये जो शो था वहाँ पर अपनी गाड़ियों को टेस्ट किया, क्योंकि वहाँ पर कोई प्लेन्स तो आ नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलें हम अपनी गाड़ियों का जो टेस्ट है, क्योंकि इसके पास लॉन्गेस्ट रनवे का भी एक खिताब था, तो लॉन्गेस्ट रनवे की वजह से वहाँ पर वो उन्होंने जो टॉप स्पीड थी अपनी गाड़ियों की
कि 0 to 100 कितने सेकंड्स में जाती है और यहाँ 0 to 200 जो है वो कितने सेकंड्स में जाती है। तो वो चीज़ें उन्होंने टेस्ट करना शुरू कर दी थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो इसका ओरिजिनल मकसद था वो उस मकसद के ऊपर तो काम हो नहीं रहा था। 2014 में उन्होंने अपना ये जो शूट्स थे वहाँ पर मुकम्मल किए और फिर 2019 में 1.3 बिलियन यूरोस का ये जो इतना मैसिव एक प्रोजेक्ट था, इसको सिर्फ 10,000 यूरो में सेल कर दिया गया, क्योंकि जो लॉसेस थे वो अनबेयरेबल थे। जब सारी दुनिया के कारोबार रुक गए थे तो तब इसका कारोबार शुरू हो रहा था। कोविड के दौरान 2020 में जब सारी दुनिया रुक गई थी और लोगों को अपने प्लेन्स की स्टोरेज के लिए जगह रिक्वायर्ड थी, पार्किंग के लिए जगह रिक्वायर्ड थी, और इसने ये किया कि वहाँ पर बहुत लो रेट्स के ऊपर लोगों को ये फैसिलिटी देना शुरू कर दी। तो वहाँ पर फिर ये हुआ कि कुछ अरसा के लिए तो इसका कारोबार चला, लेकिन जैसे ही ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हुई तो इसका कारोबार फिर से रुक गया और इस प्रोजेक्ट को फिर से वही फेल प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शुमार किया जाने लगा। इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 3 पर मौजूद है नेकिडो, जो कि म्यांमार का कैपिटल है। इसके पीछे जो कहानी है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इन शॉर्ट, मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने ये फैसला कर लिया था कि हम अपने मुल्क का कैपिटल को चेंज करेंगे हर हाल में, और आवाम के अंदर ये बात फैला दी गई थी कि हम अपने कैपिटल को शिफ्ट करने वाले हैं। अब वो शिफ्ट करने के पहले ये बात नहीं बताई गई कि उसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम जो है वो बाद में डिक्लेयर किया गया और नेकिडो इसका नाम रखा गया, जिसका मतलब है द किंग्स रेजिडेंस। सडन शिफ्ट की वजह बाज़ लोगों के ख्याल में ये था कि उनका ये मानना था कि जो कैपिटल है उसको एक ऐसे इलाके में होना चाहिए जिसके जो चारों तरफ है वो कोई ख़तरात मौजूद ना हो, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप का ये कहना था कि हमें समंदर की तरफ से ख़तरा है। कि दीगर लोगों का ये कहना था कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप का एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत बिलीव है, जिसकी वजह से उसने ये कैपिटल शिफ्ट करने का फ़ैसला किया। इस कैपिटल को शिफ्ट करने के लिए $4 बिलियन इन्वेस्ट किए गए। और फिर आपको एक बात बताता चलूँ कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर हर फैसिलिटी को लगा दिया गया। 20 लेन की वहाँ पर हाईवेज़ बना दी गई, जो कि एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी, और 100 लग्जरी होटल्स वहाँ पर बना दिए गए, गोल्फ कोर्सेज बनाए गए और वहाँ पर म्यूज़ियम्स भी बनाए गए। 99 मीटर रेप्लिका लैंडमार्क जो कि ओरिजिनली लोकेटेड था यांगोन में, यहाँ पर लोग रहने को तैयार नहीं थे। लेस देन 1 मिलियन लोग यहाँ पर आए थे, वो भी डिक्टेटर की जो प्रेशर था उसकी वजह से। और यहाँ पर जो सरकारी एहलकार थे, ज़ाहिर उनकी तो मजबूरी थी यहाँ पर रहना, क्योंकि उन्होंने तो काम करना था, तो इस वजह से बहुत सारे सरकारी लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्ती लेके आया गया। और अब ये प्रोजेक्ट फेल प्रोजेक्ट क्यों माना जाता है, वो इस वजह से क्योंकि लोगों का ये कहना था कि ना तो यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही थी, ना ही यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ थी, स्कूल्स की भी अच्छी तादाद यहाँ पर मौजूद नहीं थी, ना ही हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ उस तरह से मौजूद थी, और लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो यही 3 चीज़ें जो होती हैं वो किसी भी शहर को, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए वो बहुत अहम होती हैं। और जो 20 लेन की हाईवेज़ थी और जो म्यूज़ियम्स थे, गोल्फ कोर्सेस थे, और जो इस तरह की चीज़ें थी जो कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई थी, वो सारी चीज़ें जो थी वो बहुत फजूल थी। और यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी बनाया गया जो कि सालाना 3.5 मिलियन लोगों को हैंडल करता है। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि वहाँ पर जो आम दिनों के अंदर सिर्फ स्टाफ ही वहाँ पर देखा जा सकता है, और ये जो 20 लेन की हाईवेज़ हैं आज वो खाली नज़र आती हैं, म्यूज़ियम्स खाली नज़र आते हैं, गोल्फ कोर्सेज खाली नज़र आते हैं, क्योंकि कोई भी काम जो कि ज़बरदस्ती करवाया जाता है, फिर लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आती है, तो वो फेल प्रोजेक्ट माना जाता है। फिर ये जो डिक्टेटर हैं ये अपनी मर्ज़ी कहाँ तक लोगों के ऊपर फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे। सो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को भी फेल्ड प्रोजेक्ट के ज़िम्रे में डाला जाता है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद है फॉरेस्ट सिटी मलेशिया। सिंगापुर की पोर्ट दुनिया की सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट के तौर पर भी जानी जाती है, और सिंगापुर की जो इकोनॉमी के हालात हैं वो भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब डेवलपर्स ने फॉरेस्ट सिटी को कनेक्ट कर दिया था पोर्ट के साथ थ्रू सेकंड लिंक ब्रिज, ताकि जो सिटीज़ का डिस्टेंस है उसको कम किया जा सके। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इसकी जो रूफ टॉप थी वो फॉरेस्ट का लुक देती थी, और इसको इस तरह से डिज़ाइन करने वाले ने हर तरफ जो थी वो ग्रीनरी कर दी थी, ताकि लोगों को एक फ़ील आए कि हम फॉरेस्ट सिटी में रह रहे हैं। यहाँ पर जो मल्टीपल लेयर्स थी वो डिज़ाइन की गई थी सिटीज़ और स्ट्रीट में भी। जो लोअर लेयर थी वो थी ट्रैफिक के लिए और पार्किंग स्पेसेस के लिए, जबकि जो अपर लेयर थी वो पार्क के लिए थी और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्ट हब के लिए बनाई गई थी। और इस सिटी को रीन्यूएबल एनर्जी के साथ भी कनेक्ट किया गया था,
और इस प्रोजेक्ट को फुली ऑपरेशनल बनाने के लिए 2035 तक का टाइम दिया गया था। और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट थी वो थी $100 बिलियन, और इस प्रोजेक्ट को चाइना से फंड किया जा रहा था। इस वजह से जब चाइना से फंड किया जा रहा तो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर जो रियल स्टेट थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी थी, जिसके बाद जो लोकल्स थे वो देखते थे कि यहाँ पर तो जो फ्लैट्स हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो हमारी तो पहुँच से बाहर हैं। लेकिन चाइनीज़ जो थे वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है, महातीर मोहम्मद आते हैं और वो ये देखते हैं कि चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस इस इलाके में बहुत ज़्यादा हो चुका है, और फिर उनके सामने ताइवान का भी एक जो इशू था वो सामने था। सो महातीर मोहम्मद ने ये फ़ैसला कर लिया था कि फॉरेनर्स फॉरेस्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे और लोकल्स ही सिर्फ इस इलाके में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोविड आने के बाद हमने ये देखा कि हालात बहुत बदल गए थे। चाइनीज़ ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी थी, जितने का जिसका जो फ्लैट बिक रहा था उसने बेचा और वहाँ से निकल गया। उसके बाद लोकल्स ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकालना शुरू कर दी, और अब हालात ये हो चुके हैं कि वहाँ पर 500 लोग सिर्फ रह गए हैं, वो भी सिर्फ जो उनका स्टाफ है और जो कुछ दीगर लोग हैं वहाँ पर रह गए हैं। जबकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतने पैसे लगा दिए गए और इसको 70,000 लोगों के रहने के लिए बनाया गया था, जबकि अब वहाँ पर सिर्फ 500 लोग मौजूद हैं, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी आ गई थी वहाँ पर और गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को भी एक फेल प्रोजेक्ट की लिस्ट में डाला जाता है। इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 5 पर मौजूद है यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। न्यूक्लियर वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और न्यूक्लियर वेस्ट एक डेडली प्रॉब्लम भी बन सकता है अगर इसको प्रॉपर्ली डंप ना किया जाए। न्यूक्लियर वेस्ट अबव द ग्राउंड फेंक दिया जाता है। साइंटिफिक कम्युनिटीज़ ये कहती हैं कि इसको अंडरग्राउंड डंप किया जाए, जो कि एक सेफेस्ट वे है। 1987 में यूएस ने यूका माउंटेन को डिस्कवर किया। वहाँ पर यह देखा गया कि ये जगह यूएस की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स के भी बहुत करीब है और यहाँ पर कोई आबादियाँ भी नहीं हैं। और जो इनिशियल प्लान था वो यही था कि सारे मुल्क का जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो यूका माउंटेन के नीचे 300 मीटर टनल कॉम्प्लेक्स के अंदर फेंक दिया जाएगा, जबकि ओपोनेंट्स ने ये कहा कि इससे हम नहीं बनने देंगे, क्योंकि इससे जो वाटर रिसोर्स है वो कंटामिनेट हो जाएगा, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज जो थे यूएस के वो वहाँ से ही चलते आ रहे थे और वो आबादियों तक आते थे, जिसकी वजह से उनका ये कहना था कि टूरिज़म भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर इनिशियली जो थे वो $17 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए गए थे। $17 बिलियन लगाने के बाद भी इसका जो आउटपुट था वो ज़ीरो था। और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप आया। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जो बाइडन, सब ने ही इसके ऊपर कट लगाए और इस प्रोजेक्ट को भी हम फेल लिस्ट की कैटेगरी में डालेंगे। जैसा कि अब आपने देख लिया कि इन फेल प्रोजेक्ट्स के पीछे कुछ तो डिक्टेटरशिप्स थे और कुछ ऐसे दिमाग थे जिन्होंने सिर्फ अपनी मनमर्जी की खातिर और कुछ ने इन्वेस्टमेंट की खातिर अपने कौम और मुल्क का पैसा डुबो दिया, जिसके अंदर अरबों डॉलर जो थे वो डूब गए। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।